हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेहरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम अपने होम साइंस का क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले स्टूडेंट्स का चैप्टर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्पेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्पेस मैनेजमेंट जो है, नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा, स्पेस को मैनेज करना। लाइक हमारे घर में जैसे जगह होती है, तो वो बहुत मैटर करता है हमारे ऊपर। ये चीज़ मैटर करती है कि हम किस तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, किस तरीके से रखते हैं। तो घर में जो है वो स्पेस, जो चलने फिरने की जगह होती है, तो वो सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, उस पर निर्भर करती हैं कि हम अपनी चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, राइट। तो उसी से रिलेटेड जो है हमारा ये पूरा चैप्टर है। तो जस्ट लाइक लास्ट चैप्टर की तरह ही ये भी काफ़ी इजी है। तो हम चलिए फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं। एंड बाय द वे, अगर आप लोग ने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, मैंने अपनी चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है, तो वहाँ पर लाइन वाइज आप लोग को सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन है छोटा सा, लाइक दो लोगों का इंट्रो देते हुए जो है यहाँ पे छोटी सी स्टोरी बताई है। तो सीता और एनी नाम की दो लड़कियां हैं जो कि दोस्त हैं। ठीक है, तो एक उनका 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहती हैं वो लोग। जैसे फ्लैट्स होते हैं, है ना, हम लोग बेसिकली फ्लैट्स में रहते हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है शहरों में। तो उनका 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, लाइक 2 कमरे हैं, एक ड्राइंग रूम है, इस तरह से दोनों का सेम टू सेम अपार्टमेंट है, एकदम स्ट्रक्चर पूरा सेम है। ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइक वो अपनी फैमिली के साथ, सीता और एनी, रहती हैं अपने अपने घर में, और दोनों का घर का स्ट्रक्चर सेम है, फर्नीचर वगैरह और फर्निशिंग एवरीथिंग जो है सब कुछ क्वाइट सिमिलर। कहने का मतलब है मिलता जुलता ही है ऑलमोस्ट। येट when you walk into their houses one looks more spacious than other। लेकिन स्टिल क्या होता है कि दोनों में से, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल सीता के घर में हम जाते हैं तो ज़्यादा स्पेस रहता है, और एनी के घर में जाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि लाइक स्पेस बहुत कम है, या चीज़ें एकदम मुंह पे चली आ रही हैं, या सेटल्ड नहीं है, या चलने की जगह नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा मिसमैनेज हो रखा है ना, इस तरह का फील होता है। तो जबकि दोनों का फर्नीचर, क्वांटिटी सामानों की ऑलमोस्ट सेम है, प्लस घर का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, लेकिन स्टिल एक के घर में जो है हमें लगता है बहुत खुला खुला सा फील हो रहा होता है, और दूसरे के घर में हमें एकदम बंद सा और एकदम घुटा घुटा सा फील हो रहा होता है। तो ये इस तरह का एक्सपीरियंस जो हमने कई तरह के घरों में जाकर के किया ही होगा। सो डू यू थिंक इट इज़ ओनली अ फीलिंग? तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक फीलिंग है, और डू यू कंसिडर दिस टू बी अ रियल? वेल, यू आर राइट, द सेम टाइप ऑफ हाउसेज कैन बी अपेयर टू हैव मोर स्पेस और लेस स्पेस डिपेंडिंग ऑन हाउ अ पर्सन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इट। तो ये चीज़ जो है डिपेंड करती है हमारे ऊपर कि हम अपने सामानों को, अपने स्पेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके घर में रखते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि हमारे रेगुलर लाइफ में, मैंने भी पर्सनली नोटिस करा है, काफ़ी लोग मिसमैनेज करके अपने घर को रखते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डल डल सा और बंद बंद सा घर उनका लगने लगता है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है इस लेसन में बताई जाएगी। चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मैनेजमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है स्पेस मैनेजमेंट का और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, You have already learned in the previous lesson that space organization is necessary to save time and energy। तो लास्ट चैप्टर में बेसिकली हमारी किस चीज़ के ऊपर बात चल रही थी? टाइम और एनर्जी के बारे में, राइट। कि हम किस तरह से और क्या काम किस तरह से करें कि लाइक हमारा टाइम और एनर्जी जो है बच सके। अब यहाँ पे हम स्पेस के बारे में बात करेंगे। हमने स्पेस का छोटा सा थोड़ा बहुत चीज़ें जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। तो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स असाइनिंग स्पेस टू एन एक्टिविटी एंड सिस्टमैटिकली अरेंजिंग ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इट। तो स्पेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, ताकि सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड हो और हम जो है वहाँ पे आराम से रह सकें, हर तरह की एक्टिविटीज़ हम ईज़िली कर सकें अपने घर में। Thus, the important aspects of space organization are allotting space for the activity। इससे क्या होता है, स्पेस मैनेजमेंट अगर होगा और स्पेस ऑर्गेनाइज्ड होगा हमारे घर में, तो हम जो है कोई भी एक्टिविटी है, कोई काम है, चाहे आपको अपना आर्ट का काम करना है, या किचन का काम करना है, या कोई हॉबी से रिलेटेड चीज़ें हैं, या किसी भी तरह की एक्टिविटी है आपके घर की, तो वो आप लोग ईज़िली कर सको, है ना। तो इसलिए जो है स्पेस हमें एक्टिविटी करने के लिए घर में चाहिए होता है।
मेकिंग अवेलेबल ऑन दी स्पॉट ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी एक्टिविटी। प्लस आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी, सारी चीज़ें जगह पे रखी होंगी, वेल मैनेज्ड होंगी। तो अब जैसे किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो कई जगह होता है कि वो ढूंढना, जैसे स्टेपलर चाहिए या कोई छोटी सी चीज़ चाहिए, ज़रूरत पड़ी है आपको, तो आप पूरे घर में खंगोड़ना शुरू कर देते हो, ढूंढना शुरू कर देते हो। तो बेसिकली अगर आपकी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगी, चीज़ें जगह पे रखी होंगी, तो आपको ईजिली वो मिल जाएंगी, तो आप फैलाओगे भी नहीं, परेशान भी नहीं होगे, राइट। थर्ड पॉइंट है अरेंजिंग सिस्टमैटिकली ऑल द मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी। और सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली, मटेरियल्स वगैरह, इक्विपमेंट्स, मतलब आपके जो भी सामान हैं जो ज़रूरत के हैं, किस तरह से आपको मैनेज करके रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक्टिविटी के हिसाब से आपको अपने सामान भी मैनेज करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा है इट इज़ डिज़ायरेबल दैट ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क आर स्टोर नियर बाय सो दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन कलेक्टिंग द मटेरियल्स एंड स्टोरिंग इट बैक। सच एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरेज इज टर्म्ड एज फंक्शनल स्टोरेज। अच्छा, फंक्शनल स्टोरेज का मतलब यहाँ पे बताया है। सो फंक्शनल स्टोरेज का मतलब वो होता है कि जैसे आपकी कोई ज़रूरत की चीज़ है, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि जैसे आपका पढ़ने लिखने वाला एरिया है, ठीक है। तो एक आपका ऐसा कमरा है जहाँ पे आप पढ़ने लिखने वाली चीज़ें रखते हो, आपकी सारी किताबें होंगी, आपके सारे मटेरियल्स होंगे, स्टेशनरी के आइटम्स होंगे सारे, वहाँ पे आपका बोर्ड होगा, छोटा सा पेन होगा, मार्कर होगा, है ना। तो इस तरह के जितने भी लाइक पढ़ाई लिखाई वाले जो सामान हैं वो आप एक जगह रखते हो। वही अगर आप एक किताब इधर, एक किताब दूसरे कमरे में, एक किताब ड्राइंग रूम में, दूसरी किताब लिविंग रूम में, तो अलग अलग जगह आप अलग अलग चीज़ रखोगे, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो एक जगह पे आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, है ना। तो एक जगह पे जहाँ पे आपको जो चीज़ सेटल करनी है, तो उसी एक्टिविटी से रिलेटेड एक जगह पे सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ताकि आपका टाइम भी बचे, एनर्जी भी बचे, और आपको दिमाग भी बार बार ना लगाना पड़े कि वो सामान मैंने कहाँ पे रखा था, है ना। तो जो जगह जिस चीज़ से रिलेटेड आपने ऑर्गेनाइज़ करी है, वहाँ पे उसी चीज़ से रिलेटेड सारे सामान अवेलेबल होने चाहिए, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फंक्शनल स्टोरेज। फिर उसके बाद आता है also if two or more activities need to be performed nearby, then their working areas can be organized in such a way that they can be performed simultaneously. For example, if you want to wash utensils while the food is being cooked and water arrangement is in the kitchen, both the tasks can be completed simultaneously, effectively. But if a water source is at the distance, then unnecessary movements have to be made while doing the two jobs together, or one will have to perform after the other. तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे साथ ही साथ जो है बोला जा रहा है कि एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होती है जो कि हमें एक टाइम पे दोनों करनी है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया कि आपको जैसे बर्तन धोना है, ठीक है, वो एक एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी कि आप खाना भी बना रहे हो। तो अब आप अगर आपका बर्तन धोने का या वाटर सप्लाई घर में कहीं और होगा, तो आप खाना भी बनाओ, फिर दौड़ दौड़ के जा के बर्तन भी धो, फिर वापस जल्दी से कुकर के पास आओ, खाना चलाओ, या उसे जैसे चम्मच से चलाते हैं, पकाते हैं ना, भूनते हैं, तो वो करो, फिर वापस दौड़ के जाओ, बर्तन धो। तो ये चीज़ जो है इसमें क्या आपका टाइम, एनर्जी सब खर्च होगी, आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। वही आपकी एक जगह पे, वैसे तो मोस्टली अब सब घरों में ऐसा ही होता है कि एक जगह पर किचन में ही सारा वाटर सप्लाई भी होता है, खाना भी वहीं बन रहा होता है ना। हम सबके घरों में ऐसा ही होता है। तो ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया कि अब ये एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं है यहीं पर हो, किसी भी तरह की जगह पे, चाहे वो आपका रूम से रिलेटेड हो कि कहीं आप एक कमरे में आपको दो तरीके के अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी है, तो एक कमरे में ऐसा अरेंजमेंट हो कि आप जस्ट दो कदम पे आपका दूसरा काम भी हो जाए, दूसरे कदम पे आपका पहला वाला काम भी आप कर लो साथ साथ, है ना। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये चीज़ बताई गई है कि वाटर सप्लाई आपका किचन में होगा, प्लस आपका खाना बनाने का सिस्टम भी किचन में होगा, तो बस आप लोग को एक एक कदम का फासला रहेगा, खाना भी बना लोगे, बर्तन भी धो लोगे, कुकर भी देख लोगे, गैस भी चेक कर लोगे, बर्तन भी धो लोगे साथ में, है ना। तो वो वाली चीज़ में क्या होगा, आपका एनर्जी और टाइम भी बचेगा। Moreover, when the space in the houses is limited, it should be effectively utilized. For instance, a bedroom is usually used only at night for sleeping. Therefore, it is vacant during the day when it can be used for studying purposes. Similarly, the living room can be used to sleeping at night. For this purpose, some specific arrangements need to be made to perform these additional activities effectively. You will study about this later in the लेसन। तो बोला जा रहा है इसमें कि जस्ट लाइक लिमिटेड हाउस
स्पेस जब होता है ना, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी किसी का ज़रूरी नहीं है हर किसी का घर बहुत बड़ा हो। सॉरी। तो ज़रूरी नहीं है हर किसी का घर का जो स्पेस होता है या हर किसी का घर जो है लाइक बहुत बड़ा सा हो। तो घर जब छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जैसे रात को सोने का है तो हमारा बेडरूम जो है वहाँ पे हम सो जाते हैं, सुबह उठते हैं वही हमारा स्टडी रूम भी बन जाता है, उसी में हम लोग खाना वाना भी खा लेते हैं। तो हम एक कमरे में कई तरह की एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। बड़े घर हैं या कमरे बहुत ज़्यादा हैं तब आप लोग डिवाइडेशन कर सकते हैं कि एक कमरा आपका स्टडी रूम है, एक कमरा आपका सोने वाला कमरा है, एक कमरा आपका वहाँ पे आप अपने कुछ हॉबीज़ वगैरह, म्यूज़िक का कमरा आपने बना रखा है, गिटार वगैरह रखा है, पियानो रखा है ना। तो बड़े घर हैं तो आप अपना डिवाइडेशन आराम से कर सकते हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ के हिसाब से अलग अलग रूम डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर घर छोटा है तो आप लोग एक कमरे में सारी चीज़ें मैनेज करो कि लिविंग रूम में कई लोग ऐसा होता है कि अपने घर के ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में सोने का इंतज़ाम भी कर लेते हैं। तो दैट्स नॉट बैड थिंग का आप अपना सारा इस तरह से मैनेज करना, ये भी एक तरह की क्वालिटी होती है, ये भी एक तरह की अच्छाई होती है कि आपका कम स्पेस में किस तरह से अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो ये इसमें बताया गया कि इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल में आगे इस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाता है एक्टिविटी एरियाज़ इन अ होम। एक्टिविटी एरियाज़ बताए गए हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ एरिया होते हैं हमारे घर में। सो ऑब्ज़र्व वेरियस एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म्ड इन योर हाउस एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़, कंपेयर इट विद द फॉलोइंग लिस्ट। तो अपने आसपास के एरिया को देखो, अपने घर को देखो एक बार, और एक्टिविटी एरिया एक बार ऑब्ज़र्व करो कि हमारे घर में कितने तरह के एक्टिविटी एरिया है, उसकी लिस्ट बनाओ। ऐसा बोला जा रहा है बट आप लोग को ज़रूरी नहीं है कि आप बनाओ अभी, तो उसकी लिस्ट बनाने के लिए बोला जा रहा है, प्लस इसको यहाँ पे लिस्ट से अपने जो आपकी बुक में दे रखा है उसे कंपेयर किया जा रहा है। तो हमारे घर में क्या क्या एक्टिविटी एरियाज़ हैं। कुकिंग के लिए किचन है, ठीक है। वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, कपड़े धोने या बर्तन धोने के लिए अलग जगह है, राइट। स्लीपिंग, सोने के लिए कमरा है। स्टडीइंग, पढ़ने के लिए कमरा है, या ज़रूरी नहीं है अलग ही कमरा हो, क्या पता आप जहाँ पे सोते हो वहीं पे बैठ के पढ़ाई भी करो, है ना। प्लेइंग एंड वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू अ रेडियो, आपका लाइक खेलने का कमरा, टीवी देखने का कमरा या रेडियो वगैरह सुनने का, गाना सुनने का कमरा अलग है ना, जहाँ पे आप लोग एंटरटेनमेंट पर्पस से बैठते हैं, जैसे आपका लिविंग रूम हो सकता है वो। और दूसरा एंटरटेनिंग, मतलब अलग अलग तरह के लाइक लिस्ट के हिसाब से, आप लोग का ज़रूरी नहीं है लिस्ट के अकॉर्डिंग सेम टू सेम ही आए, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ का अलग अलग स्पेस होता है। मोस्ट ऑफ दी अबव एक्टिविटीज़ कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सब activities. For example, cooking comprises of storing of food stuff, pre-preparation, example washing and cutting vegetable, kneading flour, cooking and giving finishing touches, washing utensils, serving of food and storage of लेफ़्ट ओवर्स। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर भी डिवाइडेशन है। कहने का मतलब है कि जैसे पहला वाला है कुकिंग, है ना, तो कुकिंग के अंदर भी क्या क्या डिवाइडेशन है कि आप कुकिंग में सारी चीज़ इंक्लूड होती है। कहने का मतलब आप खाना खाली किचन में जाके खाना नहीं बनाते हो। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है कुकिंग में भी और किचन में भी कि जो कि बहुत तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे आप खाना जो आपने बनाया है उसे स्टोर करना, ठीक है। प्री प्रिपरेशन कहने का मतलब है खाना बनाने से पहले का जो इंतज़ाम होता है, काटना, छीलना, धोना, है ना। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वेजिटेबल्स कट करना, आटा गूंदना, आटा सानना, लोई बनाना, रोटी बनाना, तो वो सारी चीज़ें आपकी प्री प्रिपरेशन में आती हैं। ये एक्टिविटीज़ आती हैं उसमें कुकिंग में, ठीक है। कुकिंग एंड गिविंग फिनिशिंग टचेस, खाना बनाना, फिर फाइनली लाइक खाना बनाते हो आप, फिर फाइनल टच उसमें देना, नमक वगैरह चेक करना। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन उसमें डेफिनेटली गंदा होता है तो फिर एट लास्ट जो आप लोग बर्तन धोते हो। सर्विंग अ फूड एंड स्टोरेज ऑफ लेफ़्ट ओवर्स, खाना फिर सर्व करना, पेश करना, है ना। और उसके बाद जब खाना बच जाता है तो उसे लाइक स्टोर करना, जो बचा हुआ खाना है कहाँ रखना है, कैसे रखना है, बाहर रखना है, पका के रखना है कि फ्रिज में रखना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह से, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक पर्टिकुलर एक एक वर्ड में भी डिवाइडेशंस हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद आप लोग का यहाँ से जो है मैं आगे नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर 12 का, मैं उसमें कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को अलग से ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो वो भी आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। आप लोग को स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बस व्हाट्सएप करना है, मैं खुद आप लोग को पढ़ाऊँगी। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना होगा। उसके आगे का सारा प्रोसेस वगैरह सब कुछ मैं आप लोग को बता दूँगी वहीं व्हाट्सएप पर, ठीक है। और बाकी इसके आगे का आप लोग चलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को कंटिन्यू करवा दूँगी। इसके पहले के चैप्टर्स अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया है, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम। तो आप लोग उसको भी साइड बाय साइड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।